बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड में हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के हवाले से। तालिबान ने मुतफ़िका तौर पे अपनी इंटरिम सेटअप का ऐलान कर दिया है। इंटरिम सेटअप को लेकर बहुत सारी चहमगोइयाँ हैं जो हो रही हैं विद इन अफ़गानिस्तान, आउटसाइड अफ़गानिस्तान, नेबरिंग कंट्रीज़ के हवाले से मुख्तलिफ आरा रखते हैं। पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल को कैसे देखता है, इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार कितना है, वेस्टर्न मीडिया पाकिस्तान के हवाले से इस सारी सूरत हाल और ख़ुसूसन पंजशेर के हवाले से बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो शो कर रहा है, जो रेज़ कर रहा है, उसको भी आज मौज़ूए बहस लेकर आएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो नए इंटरिम सेटअप के अंदर मुंतखब हुए हैं वो कौन है और उनका बैकग्राउंड क्या है, पाकिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए, नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए वो किस हद तक फ़ाल होंगे। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर जिनके हवाले से ख्याल किया जा रहा था कि मुमकिन तौर पर ये इंटरिम सेटअप के या नए सेटअप के प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनको ये मनसब नहीं मिल सकता। अलबत्ता वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के मनसब पर बराजमान है। इसके हवाले से भी बातचीत करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं सुमैरा खान साहिबा, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो सुमैरा साहिबा। सुमैरा साहिबा, ये बताएं कि जो नया इंटरिम सेटअप आया, आप चूँकि अफ़गानिस्तान से अभी रिसेंटली आई हैं, आपने वहाँ पे कवर किया, बहुत आपकी मुलाकातें भी रहीं, इस सेटअप को आप कैसा देखती हैं, ये कैसा अफ़गानिस्तान के लिए? थैंक यू सो मच मुर्तज़ा। और सबसे पहले बहुत से लोगों के लिए जो मुल्ला हसन अखुंद है उनका नाम बहुत एक हैरत के तौर पे था। ऑल्दो सब जानते हैं वो बहुत बड़े हार्ड लाइनर हैं, तालिबान के क्वार्टर्स में कंदाहारी हैं और जो उनकी शूरा है उसके हेड भी हैं, उसको असिस्ट भी करते रहे हैं दोनों पोजीशंस में, मुआविन भी, नायब मुआविन भी। और उनके हवाले से सबसे ज्यादा ये कहा जाता है कि इवन मुल्ला उमर जो है इनके डिसीजंस को कभी भी रद्द नहीं किया करते थे, कभी वीटो नहीं किया करते थे। तो जब उनके अंडर वो एज अ प्राइम मिनिस्टर वो इस इंटरिम सेटअप को संभाल रहे हैं, लेकिन यहाँ मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि मुल्ला हसन अखुंद और मुल्ला मोहम्मद याकूब के नामों पर लेकर इस वक्त न सिर्फ मगरबी मीडिया में बल्कि ईरानी मीडिया में बहुत इस वक्त शोर मच रहा है। और ईरान के वजीर खारजा ने भी एक इंटरिम सेटअप अनाउंस होते ही बहुत एक अजीब सा स्टेटमेंट दिया। तो सुनने में ये आ रहा है विद इन अफगानिस्तान भी कि ईरान का अमेरिका की तरफ कोजी होना, इसका क्या मकसद है। फिर इनके वजीर खारजा का, जो कि अभी 3 हफ्ते पहले तक बिल्कुल ठीक थे, पाकिस्तान के साथ उनकी काफी लवी डवी रिलेशनशिप थी, अब उनका एकदम से पंजशीर में, जब खास करके पंजशीर में जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, जब उनको यहाँ पर एक झटका लगा है, उनको एक शिकस्त तस्लीम करनी पड़ी है। अहमद मसूद गायब हैं, वहां से अमरुल्लाह साले, जिन्होंने असल में जो जंग भड़काई है अमरुल्लाह साले ने भड़काई है वहां पे, वरना अहमद मसूद काफी हद तक नेगोशिएशंस के थ्रू मामलात को हल कर चुके थे। एंड ही इज अ वाइज यंग मैन। उनसे हमें इतनी तवक्को नहीं थी कि वो इतना मामलात को खराबी की हद तक या किलिंग्स की हद तक ले जाएंगे, क्योंकि पंजशीर एक बहुत पुरान वादी रही है, हमेशा नॉर्दर्न अलायंस के अंडर रही है। 43 साल बाद वहां से मेरा ख्याल है क्रेडिट जाता है। अब तो आवाज़ बुलंद कहा जा रहा है कि ये जो 43 साल दौर खत्म किया गया है नॉर्दर्न अलायंस का, वहां से उसका क्रेडिट जाता है अमरुल्लाह साले और उनके ऊपर काफी बात, उसका क्रेडिट पाकिस्तान को भी जाता है, आते हैं उसकी तरफ भी आते हैं। हमारे जेट फाइटर्स गए हैं, 3 बटालियंस गई हैं वहां, हमारे MI-17 जाते रहे हैं, हमने ड्रोन्स के जरिए जो शापर और बुराक के जरिए वहां इतनी कामयाबी हासिल की है, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन बात यह है मुर्तजा, एज अ न्यूज पर्सनालिटी, आप भी और मैं भी, सारी जिंदगी हमने कितने स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस और ट्रेनिंग्स के अंडर गुजारी है कि जब तक किसी खबर की 10 तहों में से आकर उसको ऑथेंटिसिटी ना मिल जाए, कभी उस खबर का नाम भी नहीं लेना। यहाँ एक अजीब हवा चल पड़ा है कि वीडियो गेम की क्लिपिंग्स चल रही हैं जहाजों की, और इंडियन मीडिया चला। तो इंटरिम सेटअप में सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो मुल्ला खैरख्वाह के पास आई है, उनके मुआविन ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं। इसके बाद मेरी एक बहुत हल्की सी बात उनसे हुई है, थोड़ी सी बात हुई है, और उनका सबसे पहले कहना ये था कि हम इस फेक न्यूज का जो एक सैलाब है, अब उसको देखकर तो हैरान है ही है, लेकिन उससे ज्यादा हम ये देखकर हैरान है कि पंजशीर के बाद से वेस्टर्न मीडिया ने जिस तरह से फेक मीडिया को लेकर सहारा दिया और उनको ट्वीट्स और रीट्वीट्स और रीपोस्टिंग्स, हम ये हैरान है कि क्राइटेरिया क्या है वेस्टर्न मीडिया का। तो आज हम बहुत खुश हैं कि हमने 20 साल एक ऐसी पावर के खिलाफ लड़ा कि जिनके पास जब कोई हथियार नहीं रह जाता तो वो झूठे मीडिया के प्रोपेगेंडा का सहारा लेते हैं।
अच्छा, अब ये बताएं कि मुल्ला हैबतुल्लाह, मैं बाकी भी अपने गेस्ट आएंगे उनसे भी यही सवाल करना चाहूँगा और बहुत सारे लोग ये करना चाहते हैं कि मुल्ला हैबतुल्लाह के बारे में तकरीबन श्योर शॉट थे सारे कि जी वही हैं, उन्हीं का ही जो है सारा मामला है, नेगोशिएशंस में बड़े वो एक्टिव रहे एंड ही विल बी द वन लीडिंग तालिब्स एंड अफ़गानिस्तान। वो हुआ नहीं, क्या वजह है उसकी? मुर्तज़ा ये इंटरिम सेटअप है और हम सब जानते हैं कि ईरानी तर्ज पर इनकी शूरा बनेगी, इनका सुप्रीम लीडर होगा, वी ऑल नो दैट। मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंद की जो अखुंदजादा की जो सीट है वो रखी हुई है सुप्रीम लीडर के लिए। और इंटरिम सेटअप इनका क्यों रखा गया है? क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर था बहुत ज्यादा। खवातीन का आपने देखा, जो ही इन्होंने गवर्नमेंट को अनाउंस किया, एक अजीब लॉलेसनेस की सूरत हाल पैदा होने शुरू हो गई थी। याद है आपको, मैंने बताया भी था कि यहाँ पे काबुल में एक तो जो एनजीओज की खवातीन हैं उनमें से वो ऑनलाइन वो क्लिप्स भी पड़े हैं, ऑडियो क्लिप्स भी पड़े हैं जो लीक हुए कि इनकी एक एनजीओ की हेड थी खातून, उन्होंने काबुल में अफगान खवातीन को प्रोवोक किया कि वो सड़कों पर निकले, दुपट्टे फेंके, अपने बेपर्दा हो जाए, लेकिन वो किसी तरह कियोस क्रिएट करें। अब ईरान में जो जब रेवोल्यूशन के बाद की आपको सीन्स याद होंगे, ये एग्जैक्टली वही सूरत हाल है और वो अब तक चल रहा है। तो इस सारे कियोस को ईरान सेंट्रिक या ईरान से मुमासलत होने से बचाने के लिए इन्होंने फौरन एक ढांचे का ऐलान किया एंड वी कैन इजीली कॉल इट इन अ डेमोक्रेटिक टर्म्स। ये ग्रे स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का और ग्रे स्ट्रक्चर के बाद इन्होंने अपना फॉर्मल स्ट्रक्चर लेकर आना है जो कि एग्जैक्टली उसी तरह होगा जैसे ईरान का है। शूरा होगी, काबीना होगी, वजीर आजम, नायब वजीर आजम और इस तरह, और उसकी कुछ झलक आप इंटरिम में भी देख रहे हैं कि उसी से मुमासलत रखती है। तो मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा कहीं नहीं जा रहे, वो यहीं पर है बकौल तालिबान के कि अब जब उनका कंफर्म सेटअप आएगा तो ही विल बी टेकिंग पार्ट। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर के हवाले से बहुत सारे कंसर्न हैं जी। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर के हवाले से भी लोगों को बहुत सारे कंसर्न्स हैं कि जी वो भी लाइमलाइट में नहीं है, ही इज़ द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम सेटअप होना नहीं चाहिए था। इसमें इनके अंदरूनी बहुत सारे मामला था। जैसे शेर अब्बास तानिकज़ई को देख लें, शेर अब्बास तानिकज़ई ने आउट ऑफ नोवेयर पिछले दिनों एक वीडियो जारी की, आपकी नजर से गुजरी होगी। ये वो है जो सबसे पहले इंडियन मिशन गए, हालांकि उस वक्त ऐसा कोई इरादा नहीं था कि शेर अब्बास तानिकज़ई मेन लीडरशिप से पूछे बगैर वो कहीं विजिट्स नहीं करेंगे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू ये दोहा में भारतीय सफारतकार से मिलने चले जाते हैं। फिर उसके बाद ये एक वीडियो पैगाम इशू करते हैं जिसमें ये कहते हैं कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड शुरू की जाए फौरन, और पाकिस्तान से हम डिमांड करते हैं, लाइक हु आर यू टू डिमांड इट राइट नाउ, कि इंडियन मसनूआत को भी अफगानिस्तान आने की इजाजत दी जाए। भाई ये तो वो वजह है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अशरफ गनी गवर्नमेंट की फरमाइश नहीं मानी कभी। अशरफ गनी गवर्नमेंट की इसी फरमाइश की वजह से एप्टा कितने अरसे से रुका रहा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि एप्टा रुका रहा, ट्रेड जो थी वो 1 बिलियन तक आ गई 3 बिलियन से, तो कोई तो वजूहात होंगी। पाकिस्तान कैसे अपनी जमीन पर अपनी मार्केट को किल करते हुए भारतीय मार्केट को रास्ता दे दे अफगानिस्तान के लिए, जबकि उसके नजर में तो वो टारगेट्स हैं कि उसने अफगानिस्तान से गुजरते हुए सेंट्रल एशिया तक वन बेल्ट वन रोड लेकर जाना, सीपेक को लेकर जाना। अब सुमेरा आगे चलते हैं। मैं एक अंदरूनी खलबशार ऐसा है कि जिसको कवर करने के लिए इन्होंने ये सेटअप अनाउंस किया कि एक शटअप कॉल दी जाए उन अंदरूनी अनासर को भी कि जो इस वक्त अफगानिस्तान को लेकर जा रहे हैं। इस सेटअप के हवाले से बहुत सारे अपसेट्स हैं, यानी कि सेटअप है और अपसेट्स भी हैं। अपसेट्स में बड़ा अपसेट जो वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और भारत तो खैर वो कह ही रहा है, वो ये कहता है कि इस सेटअप में और पंजशेर की एक्विजिशन में पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया है। मुल्ला याकूब और हक्कानी साहब, ये 2 नाम सामने आ रहे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान हैज़ प्लेड अ की रोल इन दिस। वेस्टर्न मीडिया की ये शिकायत, ये रिएक्शन, ये गुस्सा या उनका ये नैरेटिव किस बिना पर है और इसमें कितनी हकीकत या कितनी सच्चाई है? अच्छा, मुझे मुर्तज़ा एक बात बताएं, लाइक सिंस 2015 या 2011 कर लें, चलें, जब से तालिबान का कतर के साथ बाज़ाब्ता राब्ता है, एक डिप्लोमेटिक उनके चैनल्स ओपन है और ये सारी बातचीत हो रही है। आप मुझे ये बताएं कि क्या इसमें कतर की कोई से नहीं है? कतर वो मुल्क है जो अभी तक तालिबान को, जिसने शहजादों की तरह अपने मुल्क में रखा हुआ है, ऑफिस खोलने की इजाजत दी है, तमाम की तमाम दोहा अकॉर्ड, उससे पहले इंट्रा अफगान पीस प्रोसेस, ये प्रोसेस वो प्रोसेस, इसमें सारी माली मुआवनत कौन करता रहा है आज तक कतर के अलावा?
यू हैव एन आइडिया। अब उनके पास चीन की मुआवनत है, चीन खुलेआम कह रहा है कि बिल्कुल, रूस खुलेआम कह रहा है कि बिल्कुल हम साथ खड़े हैं तालिबान के। तो आप मुझे बताएं पाकिस्तान के पास क्या लेवरेज रह जाता है इनसे मनवाने के लिए? सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद जो उनका पूरा नाम है, क्या आप मुझे बताएं क्या उन्होंने ये सारी लड़ाई पाकिस्तान के पुश करने पे लड़ी है 20 साल से? मुल्ला याकूब के साथ क्या सलूक किया जाता रहा है अमेरिकी जेलों के अंदर, उसके बावजूद आज वो मौजूद है अफगानिस्तान में। और वो बंदा जो कहता था कि मैं इनको पत्थर के जमाने में ले जाऊंगा, आज वो मौजूद नहीं है। तो इट्स जस्ट अ गेम ऑफ टाइम एंड इट्स अ टाइम ऑफ अ गेम दैट इज बीइंग प्लेड बाय तालिबान। इसमें कोई मुल्क उन पर लेवरेज नहीं ले सकता मां सिवाय इस वक्त चीन और रूस के। ये बात आप मेरी आज मार्क कर लें कि आने वाले दिनों में चीन, रूस और कतर, तुर्की का भी रोल कुछ उनके सामने डूबियस हुआ है, तभी तुर्की को उन्होंने हवाई अड्डे का कंट्रोल देने से इनकार कर दिया आखिरी लम्हात में। हालांकि तुर्की के साथ इनकी बातचीत चल रही थी, क्योंकि तुर्की ने आखिरी वक्त में इनको रशीद दोस्तम के साथ राजीनामे के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। और ये भी कंफर्म इत्तलात हैं कि ISIS-K के साथ तुर्की के हवाले से तालिबान कुछ ऑफेंड हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान का मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान अपना लेवरेज इन मामलात पर जाया नहीं करेगा। पाकिस्तान के लिए अभी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें वो तालिबान पर अपना लेवरेज जो थोड़ा बहुत है वो यूज कर सकता है। हाँ, ये चीखो पुकार इसलिए मुर्तजा कि DGISI का विजिट हुआ, उन्होंने वहां पे जाके वो एक कप चाय पिया, और वो एक कप चाय जो है वो बहुत मसाइल पे छेड़ गया, क्योंकि बहुत पुरानी दर्दें जाग गई हैं भारत की भी। आज भी एक इंडियन मीडिया पे काफी चीखो पुकार थी। मैं इंडियन मीडिया पर नहीं जाती नॉर्मली, क्योंकि वो सेंस से आरी होते हैं, उनको परवाह नहीं होती कि वो इन द नेम ऑफ मीडिया वो क्या ट्रैश दिखा रहे हैं। तो डिबेट करना ही नहीं चाहते बेसिकली। डिबेट का तो मकसद है कि आप उससे कोई चीज़ या कोई रिजल्ट निकालें, किसी कंक्लूजन की तरफ आए, तो वो तो एक रैट्रिक है जिस पे चलते हैं। बट एनीवेज, टू कट इट शॉर्ट, आगे बढ़ते हैं। ISIS का आपने जिक्र किया, खुरासान का, इसको लेकर बहुत सारे कंसर्न्स हैं। आप जानती हैं काबुल वाला मामला जब हुआ, जब धमाका हुआ, आप भी वहाँ पे थी, हमने आपको लाइन पे लिया और बड़ा आपने उसको ज़बरदस्त कवर किया। अब खुरासान वाले जो रिपोर्ट्स हैं, जो इतलात आ रही हैं, जो मेरे कुछ अफगानिस्तान में राब्ते हैं, वो काफ़ी मुतहर्रिक हैं, लेकिन उनको काउंटर करने के लिए तालिबान उनसे ज़्यादा मुतहर्रिक है। कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द ग्राउंड, और खुरासान वालों को कंट्रोल करने के लिए तालिब और उनके फाइटर्स अभी क्या कर रहे हैं इस रीजन में जहाँ पे नंगरहार में उनकी प्रेजेंस ज़्यादा है? देखिए, उनकी प्रेजेंस सिर्फ नंगरहार में नहीं है, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। नंगरहार से ऊपर आप जाएं कुनड़ से ऊपर फिर आप जाएं नूरिस्तान और बदख्शां। नूरिस्तान और बदख्शां उनका प्राइम टारगेट है मुर्तजा। नूरिस्तान और बदख्शां वो दो सूबे हैं कि जहां से पाकिस्तान और चीन, वो सिर्फ अफगानिस्तान को नहीं टारगेट किए बैठे, उन्हें पाकिस्तान और चीन को भी एक टफ टाइम देना है, और इन दो सूबों के जरिए वहां पर अपने फुटप्रिंट्स लेके वहां पे ये इन दोनों को टारगेट कर सकते हैं। इसीलिए कारी फसीहुद्दीन बदख्शानी जो हैं, जिनको अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनके, जो उन्होंने वहां पे पंजशीर में जिस तरह से मामला सारा टैकल किया है, आपको क्या लगता है क्यों ईरानियन मीडिया ने, इंडियन मीडिया ने, फिर ताजिकिस्तान ने कारी फसीहुद्दीन की हलाकत की खबरें क्यों चलाना शुरू कर दी थी? इसलिए कि वो एक सेटबैक देना चाहते थे तालिबान को, और दूसरी तरफ वो एक क्या कहते हैं, वॉर टाइम्स एक मॉरल जो एक बूस्ट देना चाहते थे। जैसे एक खबर और भी चलाई गई कि इंडियन ताजिकिस्तान की तरफ से वो 3 जहाज भी आए जो अफगान पायलट्स ले गए थे उनकी टेरिटरी में, उन्होंने आके बमबारी की और तालिबान को एक डैमेज दिया, डेंट किया। ये तमाम चीजें इन्होंने जानबूझकर फैलाई हैं। ऑन ग्राउंड फुट सोल्जर इस वक्त हंट कर रहा है ISIS-K को, और उसमें आज मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अमेरिका के लाए हुए जरूर हो सकते हैं। अमेरिका ने गो के इनको एक ट्रबल शूटर के तौर पे, अपने आप को ट्रबल शूटर और ISIS-K को एक ट्रबल सम फैक्टर के तौर पे जाने से पहले इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की है। लेकिन अंदर खाने यही अमेरिका उठ के ISIS-K के ठिकानों को निशाना भी बनाएगा ताजिकिस्तान की तरफ से अपने बेसिस को यूज करते हुए, एक एहसान के तौर पे। तालिबान क्यों? ये तो मैं एहसान कर रहा हूँ, हालांकि लाए हुए उन्हीं के हैं, प्लांट किए हुए उन्हीं के हैं, और इस जरिए ये पाकिस्तान और चीन को भी टेंशन देने की कोशिश करें। ठीक है, आप मेरे साथ लाइन पर रहिएगा, गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में वक्त होता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जनरल नईम खालिद दोदी साहब। अयाज वजीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो। जनरल साहब, ये बताइएगा, जो नया सेटअप आया है, नई जितनी क़यादत तालिबान की अनाउंस हुई है, ये सारी पाकिस्तान के लिए कैसी है? पाकिस्तान कैसा इनको रिस्पॉन्ड कर रहा है अभी और करना चाहिए उसको? ये बहुत शुक्रिया। देखें, हमें तो ये सवाल ज़्यादा अहम है कि ये जो ऐलान हुआ है, जो क़यादत सामने आई है, ये अफगानिस्तान के लिए कैसी है। पाकिस्तान को तो इसमें मेरे ख्याल ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब हम खास कर कह रहे हैं कि जी वी हैव नो फेवरेट्स और अफगान और अफगान लेट, अलबत्ता जो दुनिया एक तकाज़ा कर रही है, दो तीन बातें कर रहे हैं। एक तो वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने आर्मी चीफ एक ताजिक को बनाया है, एक नायब वजीर आज़म जो है वो भी उज़्बेक है, एक तीसरा भी ताजिक है जो मेरा ख्याल है कि वो वजीर है किसी फाइनेंस रिलेटेड चीज़ों के। तो एज एन इंटरम सेटअप ये मुनासिब बात है, उन्होंने कुछ लोगों को शामिल करें। जो चीज़ हमारे जहन में होनी चाहिए वो ये कि इनके 34 सूबे हैं और हर सूबे में इन्होंने गवर्नर कायम करना है। और अगर वो गवर्नर्स ऐसे हुए, 34 गवर्नर्स ऐसे हुए कि वहाँ के लोगों में से उनको चुना जाए और वहाँ के लोग उनको पसंद करते हों, तो आप देखेंगे कि ये इट विल बी इंक्लूसिव। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक ख्वातीन के वजारतों की बात है, तो मैं ये पूछूंगा कि 100 से ज़्यादा ममालिक हैं जहाँ पर ख्वातीन वज़रा नहीं है। तो कभी आपने पूछा या कभी मैंने पूछा या अमेरिका ने पूछा? तो ये तो दबाव डालने की चीज़ें हैं। भाई ये एक सोसाइटी है, उनका एक कल्चर है, उसके मुताबिक आप उनसे डिमांड कीजिए। आप वैसे ही मतलब अगर आपको नहीं मानना उनको, तो बहाने बनाने की क्या जरूरत है? आप कहें कि हम आपको किसी सूरत में नहीं मानेंगे, जो कि मेरे ख्याल बड़ी मुनासिब बात होगी, लेकिन वो ऐसे कहना नहीं चाहते। इन्होंने बहाने तलाश करने हैं, इन्होंने मानना नहीं है उनको कुछ देर तक। और आप इस बात पर जरा गौर करें, छोटी सी बात मैं आपके सामने लाता हूँ कि वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि वहां पर कैद साली का खतरा है और बच्चों का खुराक की कमी होने की वजह से मौत हो सकती है, कुछ हो सकती है। और अमेरिका ने उन्हीं के पैसे, उन्हीं बच्चों और ख्वातीन के पैसे 9 बिलियन के ऊपर बैठा हुआ साम बन के। ना आप पूछते हैं कि ये आप क्यों कर रहे हैं, ना मैं, हाँ उनका सवाल हम जरूर दोहराते हैं कि ये और इंक्लूसिव है। IMF ने भी बंद कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने भी फंड्स रोक दिए सर। वो तो तीनों जगहों से ब्लॉकेट लग गई इकोनॉमी को। जी वो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बेशक कर दे। ये एक जमाना था कि अमेरिका दुनिया था, आज जमाना बदल चुका है, अमेरिका दुनिया नहीं है। बहुत बड़ा हिस्सा है दुनिया का, इसमें कोई शक नहीं है। तो चीन है, रूस है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, पाकिस्तान है, ईरान है, तुर्की है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये मर जाएंगे खुदा न खास्ता या इनके बगैर रह नहीं सकते। लेकिन आप उनकी डुप्लिसिटी देखें तो मेरा ख्याल है वक्त के साथ साथ वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ये अफगानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ रहेगा। अयाज साहब, आपसे सवाल सर ये है, नया सेटअप अफगानिस्तान के अपने लिए कैसा है और नेबरिंग कंट्रीज़ के हवाले से मैं जानना चाहूँगा आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि ईरान ने इसके हवाले से कुछ कंसर्न्स हैं जो शो किए हैं। हाउ डू यू टेक दिस सर? देखिए, जाहिर बात है हर एक मुल्क का दूसरे मुल्क के अंदर अपना एक इंटरेस्ट होता है। लोगों के साथ या हुकूमतों के साथ दोस्ती परमानेंट नहीं होती, इंटरेस्ट को परसू किया जाता है। तो ईरान को पहले ले लेते, ईरान को अगर देख ले तो यही तालिबान जब पिछले दौर में थे उस वक्त ईरान शुमाली इत्तेहाद की मदद कर रहा था, तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे। अब जब अमेरिका आ गया, तालिबान को हटा दिया वहां से, तो अमेरिका की दुश्मनी में ईरान ने पैंतरा बदला, तालिबान के साथ दोस्ती लगाई, उनकी मदद भी करते रहे, अभी तक ठीक चल रहे। लेकिन जब पंजशेर तालिबान ने ले लिया तो पंजशेर पे उनके दिल की बात निकल आई और उन्होंने उनकी कंडेमनेशन शायद कर भी ली उसके बारे में। हाँ जी। तो ये तो ईरान की बात हुई। दूसरा, तालिबान का नया सेटअप जो आया है अफगानिस्तान के लिए कैसे होगा, ये तो आने वाले दिनों से पता चलेगा, क्योंकि अभी नई नई हुकूमत बनी है। तो जो उनके मुखालिफिन है वो भी जरा अपने हिसाब से शायद रीएडजस्ट कर रहे होंगे, या तालिबान के साथ या तालिबान के खिलाफ। तो वो भी कुछ दिनों बाद, महीने बाद शायद उनके आसार नजर आ जाए। तो नेबर्स के साथ कैसे होंगे, अगर इनके काउल और फेल पे चले जाए जो अभी इन्होंने किए हैं दोहा एग्रीमेंट के बाद, मुल्कों के दौरे भी किए, आपको मालूम है, नाम रिपीट नहीं करते।
सारे बड़े इम्पोर्टेंट इस एशिया रीजन में दौरे किए हैं, उनको एश्योरेंस दी है कि अफगानिस्तान से आपके मुल्कों के खिलाफ किसी दहशतगर्द तंजीम को इजाजत नहीं मिलेगी कि वो आपके मुल्कों के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। तो उस लिहाज से तो मैं समझता हूँ बेहतर है, क्योंकि जो पिछली हुकूमत थी उसमें तो ये दहशतगर्द तंजीमें थी, वहाँ पे काम कर रही थी, अब भी है। लेकिन अब तालिबान अगर पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल कर पाए सही मानों में, तो फिर इन ग्रुपों को जो दूसरे मुल्कों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, सेंट्रल एशिया में उनके कंसर्न है, चीन के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है, तो उन लोगों को फिर अफगानिस्तान में जगह नहीं मिलेगी। तो मैं समझता हूँ फिर उस लिहाज से तो इन मुल्कों के लिए ये सेटअप बेहतर होगा कि इनकी सिक्योरिटी का खतरा कम हो जाएगा। अब ये लोग वापस अफगानिस्तान की तरफ कैसे रिएक्ट करेंगे, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। उन्होंने अपनी हुकूमत का ऐलान तो कर लिया, लेकिन जो रिजर्वेशन बाहर दुनिया की है, शायद उस पे खासकर वेस्ट और अमेरिका के डिफिनीशन पे शायद अभी पूरे नहीं उतरे। तो उनकी तरफ से जो माली मदद आनी है या जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं उनकी तरफ से जो मदद आनी है, उस पे अमेरिका और मगरबी दुनिया का बड़ा असर है। तो वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, उसको तालिबान कैसे एड्रेस करेंगे। और फिर ये जो हमारे रीजन में मुल्क है, पाकिस्तान है, चीन है, रूस है, सेंट्रल एशिया है, तुर्की है, ईरान है, ये फिर तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान के मुश्किलात को कैसे एड्रेस करेंगे। अच्छा, इसमें एक अयाज साहब, जो दो नाम है ना बड़े प्रोमिनेंट सामने आ रहे हैं कैबिनेट के अंदर, एक हकानी साहब का और एक मुल्ला याकूब का। अब से थोड़ी देर पहले सुमेरा हमारे साथ थी, उनसे भी मैंने ये सवाल किया। मैं इस पे आपकी टेक लेना चाहूँगा कि इसको लेके बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो शो किए जा रहे हैं। उसमें प्राइमरीली ये है कि ये वो दो बंदे हैं, एक इंटीरियर और एक डिफेंस के, जिनकी सिलेक्शन या इनके मुंतखब होने में पाकिस्तान ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। तो गेम तो पाकिस्तान ने अपने हक में काफ़ी हद तक कर लिया है। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप खुसूसन वेस्ट के इस नैरेटिव को? वेल, पाकिस्तान के ऊपर तो मगरबी दुनिया में भी, अमेरिका में भी और हिंदुस्तान में भी ये इल्ज़ाम तो शुरू से लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है। पाकिस्तान की मदद से तालिबान अफगानिस्तान पे छा गए। अब जब पंजशीर ले लिया तो हिंदुस्तान ने ढोल बजाने शुरू कर लिए बाकी दुनिया के साथ मिलके कि देखिए ये तो पाकिस्तानी शायद जहाज भी गिनवा दिए कि पाकिस्तानी जहाज वहाँ पे हमले कर रहे हैं। वो तो करेंगे अपने मकसद के लिए। कितना पाकिस्तान का उसमें हाथ है कितना नहीं है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं मगरबी दुनिया या पाकिस्तान के खासकर हिंदुस्तान जो दुश्मन है आपका, उनके प्रोपेगेंडे की बात कर रहा हूँ कि वो समझते हैं, या फिर अफगानिस्तान के अंदर वो लोग जो तालिबान के खिलाफ है, उन्होंने कल जुलूस भी निकाला था, मर्ग बर पाकिस्तान बोल रहे थे, पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहे थे। तो उनका तो ख्याल है कि आप ही तालिबान को ले आए। ये अब दूसरा मौजू है, उसमें चले जाए तो 3 घंटे से ज्यादा लगेगा कि तालिबान हम ले आए या खुद पैदाइश या खुद बड़े हो गए। हर मुल्क का, मैंने पहले भी शायद कहा आपके या दूसरे चैनल में, हर मुल्क का दूसरे मुल्क के अंदर इंटरेस्ट होता है और उसको वो मुल्क परसू करता है। अमेरिका को देख ले, अपने इंटरेस्ट के लिए अफगानिस्तान में आया, बिल्कुल अपने इंटरेस्ट के। आप सर मेरे साथ रहेगा, मैं इसी पॉइंट से मैं आपसे दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। जनरल साहब की तरफ आना चाहूँ। जनरल साहब ये बताइएगा, भी इससे थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे इकॉनमी का, अब गवर्नेंस के लिए सेटअप आ गया। इससे पहले भी हम मल्टीपल टाइम डिबेट्स की, आपके साथ भी मैंने डिस्कस किया। गवर्नेंस के लिए पैसे चाहिए। वर्ल्ड बैंक, IMF और $9 बिलियन US जिसका आपने जिक्र किया, ये 3 मेन आर्टरीज थी जिसके ज़रिए यहाँ पे पैसे का इन्फ्लक्स हो रहा था टू रन द सेटअप फॉर लाइक 1 ईयर। इसकी ब्लॉकेड है। किस तरह निज़ाम चलाएगी ये नई गवर्नमेंट और किस तरह जो है खाने पीने के मामलात, पेट भरने के मामलात खुश उसलूबी से जो है वो सारा अंजाम पाएंगे? क्या आपकी टेक है सर इस पर? पहले तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने कही कि इसी एड की वजह से ये अफगानिस्तान चल रहा था, जिसका ये मतलब है कि यहाँ पर 20 साल रहने के बावजूद अमेरिका या जो इनकी यहाँ की हुकूमतें थी, करज़ई था या अशरफ गनी था, उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि अफगानिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करें। और ये जान के अमेरिका ने किया मेरे ख्याल में कि ताकि उसका यहाँ रहना बनता रहे, और क्योंकि उसके जाने के साथ ये एड बंद हो जाएगी तो लोग कहें कि भी आप ना जाएं, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। मैंने पहले भी कहा है, दोबारा कह रहा हूँ
कि एक तो इनको इतना तजर्बा, ये जो लोग आए हैं इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको तजर्बा है गवर्नेंस का, पैसा नहीं है, आप सही कह रहे हैं, पैसा चीन के पास बहुत है और रूस जो है कुछ एडवांस चंद कर सकता है, पाकिस्तान वगैरह कुछ का काम उनको शायद उस पे क्रेडिट पे कर सकते हैं। सर सवाल तो फिर वही है कि एड पे अगर मुल्क चलता रहना, निज़ाम चलता रहना तो कितना अरसा चलेगा? पहले भी तो 20 साल चलता रहा, रशिया चाइना पाकिस्तान कोई हेल्प आउट फिर कर देता है, तो हाउ वुड अ कंट्री रन? आप जो जिस हेल्प की मैं बात कर रहा हूँ, देखें वो तो जो मुल्क के कर्ता धर्ता होते हैं ना, ये उन पर डिपेंड करता है कि वो किस किस्म की हेल्प लेते हैं। अब वहां पर बेशुमार मादनियात है, मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे वो अपनी कोई 1 या 2 या 3 मादनी दौलत जो है लीज पे 30 साल की लीज पे दे देते हैं और उसका आधा 50% 25% एडवांस ले लेते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये तो कोई एड नहीं है, वो अपनी चीज है, वो बेच रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि क्योंकि एक तो सूद में वो बिलीव नहीं करते, तो एड बगैर सूद के आती नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप एक जरा मुख्तलिफ वहां पर देखेंगे, आपको चीजें जरा मुख्तलिफ नजर आएंगी। अभी इसकी थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी क्या है आपको ऐसी चीजें हैरान कर दूं। जनरल साहब, ग्राउंड रियलिटी क्या है? सुमेरा से पूछते हैं, भी रिसेंटली काबुल से हैं सुमेरा, आपकी वहाँ पे मुलाकातें यकीनी तौर पे अफगानियों से रही होंगी, हर किस्म के शहरियों से लेके और जितनी टॉप नॉच वहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप है, आपकी वहाँ पे एज ए जर्नलिस्ट क्या अंडरस्टैंडिंग है कि अफगानी क्या मतलब इतने केपेबल हैं मुख्तलिफ टीयरशिप के कि वो ऐसी एक्सप्लोरेशन जिसकी जानिब जनरल साहब इशारा कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों की जहाँ पे मादनियात वगैरह हैं या इसके अलावा स्मॉल टाइम या बिग टाइम इंडस्ट्री है, उसके अंदर एक फ़ाल शहरी के तौर पे, एक स्किल्ड वर्कर के तौर पे पार्टिसिपेट कर सकें एंड दे वुड ऐड वैल्यू टू द रेवेन्यू सो पीपल कैन ईट एंड लिव? मुर्तज़ा, अनफॉर्चुनेटली मैं शायद बहुत तकलीफ के साथ ये बात करूंगी कि अफगानिस्तान में शायद एक तिजारती तबके को हटा के जो ताजिर बरादरी है वहाँ की एंड वाइब्रेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, यकीन करें कि ब्लास्ट्स के बावजूद भी, तकलीफ के बावजूद भी, सारे हालात के बावजूद भी, दे डिड नॉट शट देयर रेस्टोरेंट्स, दे डिड नॉट शट देयर मार्केट्स, वो सारा कुछ चलता रहा। लेकिन बाकी मैं हमेशा ये देखती हूँ कि एक लार्जर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली जो एक अर्बन एरिया है, वहाँ के लोग हमेशा एक मदद की तलाश में रहते हैं हमेशा। और आई एम सॉरी, मैं शायद इसको समझ नहीं पा रही कि मुझे इसको किस तरह से कहना चाहिए, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है उनमें कि एक पकी पकाई तैयार चीज मिल जाए उनको और वो बस सिर्फ उसको अडॉप्ट करें। ये चीज अफगान्स को भी तर्क करनी पड़ेगी। दे शुड बी नाउ दे शुड स्टॉप लुकिंग टुवर्ड्स द सेवियर्स। अपनी जमीन को ओन करके वहां पर उनको अपना काम करना होगा, अपनी मेहनत करनी होगी, अपने ग्रेजुएट्स अपनी यूनिवर्सिटीज से निकालने होंगे। ये नहीं कि उस दिन एक ट्विटर स्पेस सेशन में भी एक खातून फॉर्मर कोई मिनिस्ट्री में काम कर चुकी थी, एडवाइजर थी अफगानिस्तान की, ज़ारा अकबरी, उनका कहना ये था कि मैं मुल्क से बाहर बैठूंगी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डिग्री लूंगी, मैं यहीं से एक एनजीओ बना के अफगानिस्तान की खवातीन के लिए आवाज बुलंद करूं। Man, what are you talking about? Sitting in a foreign land, you are going to raise voice for the women, those who are living in Afghanistan. मतलब मुझे समझ नहीं आती इस इक्वेशन की कि आखिर वो क्या चाहते हैं। पिछले 20 साल में आप एक फॉरेन ऑक्यूपेशन के नीचे आप बहुत खुश थे, आपको लग रहा था ये आपका असल सिस्टम है, ये आपका असल सिस्टम नहीं है। आज वही फॉरेन ऑक्यूपेशन कह रही है कि हम नेशन बिल्ड के लिए तो नहीं गए थे वहां पे, जाते जाते वो उनकी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स उनको भी ले गए जिन्हें वो ले जाना चाहते थे और उनको भी ले गए जो जबरदस्ती जाना चाहते थे। तो ये चीज अफगान्स को अपने अंदर खुद पैदा करनी होगी कि उन्हें अफगानिस्तान को खुद संभालना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो इन तमाम मामलात को संभाल पाए। अयाज साहब, ये जो नैरेटिव है जिसके बारे में अभी हम डिबेट कर रहे हैं, ये इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है कि इसके ऊपर मल्टीपल आर्टिकल, इदारिये, कॉलम, प्रोग्राम्स हो चुके हैं और उनका कहना या उसका क्रक्स ये है कि भाई 4.25 करोड़ आबादी को खाना खिलाने के लिए फ़ंड के अलावा कोई चीज़ नहीं है। फ़ंड आ गए या जितनी देर आ गए निज़ाम चलता रहेगा, रुक गए तो उसके बाद तो पेट भरना है और पेट भरने के लिए फिर हो सकता है बंदूक भी उठानी पड़ जाए क्योंकि अगले से नवाला छीनना होगा, तब कयास होगा। और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से अमेरिका ने यहाँ से एग्ज़िट किया और वो ये चाहता है कि यहाँ पे अनरेस्ट हो। उसका प्लान ऐसा ही है, पहली उसकी कड़ी और लड़ी जो है वो पैसे को रोकना था। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस अयाज साहब? देखिए, इक्तिसादी सिचुएशन अफगानिस्तान के हम कुछ ज़्यादा ही उस पर नेगेटिव एस्पेक्ट से फोकस कर रहे हैं। इसमें शक नहीं, अफगानिस्तान बहुत गरीब है, बहुत ही तबाह और बर्बाद हुआ है। अमेरिका ने भी ये जो
2.6 ट्रिलियन वहां पे लगाए हैं, उनसे कोई चीज आपको नजर नहीं आती, न कारखाने हैं न बहरहाल छोड़े, वो दूसरा सब्जेक्ट है। अब आप इसे असेसमेंट कर ले कि तालिबान पिछली दौर में उनकी हुकूमत 96 में बनी और 2001 तक वो चलाते रहे। उस वक्त सिर्फ 3 मुल्कों ने उनको रिकॉग्नाइज किया था, पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई। बाकी दुनिया ने उनके साथ रिकॉग्निशन का मामला नहीं किया, ना इंटरनेशनल IMF वगैरह ने उनको फंड दिए। तो वो 5-6 साल कैसे चलाते रहे, उनका किस्सा कैसे चलता रहा। देखो तालिबान की अपनी जिंदगी देख ले, उनकी जिंदगी बहुत सादा है। 5 साल जो है अमेरिका यहाँ पे तालिबान यहाँ पे रहे और उन्होंने अपना पेट पाला। मैंने उससे ये पूछा है कि भाई अगर 5 साल यहाँ पे रहे हैं तो अनरेस्ट हो गया था आखिरी 2-3 सालों में, वेस्टर्न मीडिया इसी को ही रिपोर्ट कर रहा है, इसी वजह से वहाँ पे इन्वेजन हुआ। तो अब अपने 5 साल 8 साल 4 साल के लिए सेटअप बनाना है या फॉर एवर आपने सेटअप बनाना है, ये तो मैं तय करना होगा। आपके पास कोई इसका जवाब हो सर? मैं सिर्फ ये कहूँगा जो आपने बात कही है कि जी इसी वहां पर अनरेस्ट पैदा हो गया था। अरे भाई वहां पर कोई अनरेस्ट नहीं था, वहां पर फिल्म का खत्म हो गया था, नॉर्कोटिक्स खत्म हो गई थी, खानून की जगह अकेली ट्रैवल कर सकती थी, कोई उसको छेड़ नहीं सकता था, अमन अमान था, खाना पीना था उनके पास। ये तो अगर ना होता तो वो तो ठीक ठाक चल रहे थे, अपने सारे उनके जो इर्द गिर्द के मुल्क है उनके साथ ताल्लुकात ठीक जा रहे थे। तो आपको ये किसने कहा, ये कहां से आपने जुमला लिया है कि जी वहां पर अनरेस्ट पैदा हो गया था? मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज तक जो कुछ हुआ है अफगान तालिबान ने दुनिया को सरप्राइज किया है। अच्छा। किया कि नहीं किया है? इसके बाद जो कुछ होने वाला है, मेरी बात नोट कर लें, वो दुनिया को फिर सरप्राइज करेंगे। आप यही हम कहते रहेंगे जी ये पैसे नहीं है तो ये भूखे मर जाएंगे, ये भूखे नहीं मरेंगे, इसलिए कि ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे मुल्क मौजूद हैं जो उनको भूखा नहीं मरने देंगे। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आज सारी ताकत अमेरिका के पास नहीं है। अमेरिका के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो इसी दुश्मनी वाले रवैये पे चलता रहे और वो एक्सपोज होता रहे, और देखें जो काम वो यहाँ पर ऑन ग्राउंड रह के नहीं कर सका, अभी वो दूर जाके करना चाह रहा है। जी हम आपकी दाइश को खत्म करने में मदद करेंगे। अरे भाई तुम 20 साल इधर थे, तुमने उस वक्त दाइश को खत्म करना था, अगर करना होता। मेरी बहन तुम्हारा बिल्कुल ठीक कह रही है, दाइश को तो इन्होंने लेकर आए हैं, तो ये अभी वापस आना चाहते हैं कोई ना कोई बहाना बना के। तालिबान के हक में बहुत अच्छा होगा, ये मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल गलत हो सकता है, मैं आपके मुसर नहीं हूँ। तालिबान के हक में बहुत अच्छा होगा कि अमेरिका और यूके को 2 हाथ दूर रखें। उनको कहिए बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अगर हमारे पैसे आपने देने दे दें, नहीं देने ना दें। और उन्होंने साफ कह दिया कि अभी हमारा पार्टनर चीन है, और रूस ने भी कह दिया कि जी हमारे ताल्लुकात उनसे अच्छे होंगे। और मेरा ख्याल है कि ये दर्जन भर मुल्क काफी हैं अफगान का ख्याल रखने के लिए, और ये खुद अपना ख्याल रखेंगे, इनको भी खैरात नहीं चाहिए। ये मेहनती लोग हैं, ये कुछ ना कुछ दूसरा करेंगे, और मुझे लग रहा है कि ये हमें एक और सरप्राइज भी देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छी होगी, और आहिस्ता आहिस्ता अगर अल्लाह ताला का हुक्म है कि सूद हराम है, इन्होंने सूद अगर लेना देना बंद कर दिया तो बरकत पड़ेगी और ये इनकी इकॉनमी भी चलेगी। हम लोग सिर्फ मटेरियल हम समझ हैं कि अल्लाह मियां का कोई रोल नहीं है दुनिया चलाने में, बहुत बड़ा रोल है उसका यकीनी तौर चलाने में। और ये इनको आज़ादी खैरात में नहीं मिली, इन्होंने अपने दौरे बाजू से ली है, तो ये इनके ऊपर कोई एहसान करने की जरूरत नहीं है कि तुम ये करोगे तो हम मानेंगे, तुम वो करोगे तो मानेंगे। उन्होंने आज़ादी लड़ के ली है, वो अपनी मर्जी करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे पास प्रोग्राम में वक्त की कमी का कुछ सामने है। जो नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सुमैरा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और अयाज वज़ीर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। यकीनी तौर पे एक नया सिस्टम, नया सेटअप, नई क़यादत, नई कैबिनेट इंटरिम अभी आ चुकी है अफ़गानिस्तान में। उसको लेकर अफ़गानिस्तान के अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको डिस्कस किया जा रहा है, और जिसमें प्राइमरीली चीज़ ये है कि अफ़गानिस्तान के लिए क़यादत किस हद तक जो है वो सूदमंद साबित होगी। नेबरिंग कंट्रीज़ पाकिस्तान, खुसूसन ईरान जो है इस पर नज़र जमाए बैठा है, चाइना इस पर नज़र जमाए बैठा है। बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स हैं जो इकॉनमी के हवाले से अफ़गानिस्तान के रेज़ किए जा रहे हैं, जिसमें अमेरिका या वेस्टर्न पावर्स डेलिबरेटली वर्ल्ड बैंक, IMF और $9 बिलियन की 2021 की जो एड थी उसकी ब्लॉकेट के बाद की सूरत हाल के हवाले से भी काफ़ी कंसर्न्स हैं जो रेज़ किए जा रहे हैं। अभी ऑन ग्राउंड सूरत हाल तालिबान का यकीनी तौर पे वहाँ पे कंट्रोल मुकम्मल तौर पर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ऑप्टिमिस्टिक होना तो यकीनी तौर पे हम सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन रियलिटी चेक्स को सामने रखना और हिस्ट्री को डिनाई ना करना भी हम पर लाजिम है। कोशिश करेंगे कि खित्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। आप यकीनी तौर पे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।